दोस्तों ये सारे जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में छपेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। बिना स्किप करते हुए वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का MCQ टाइप क्वेश्चंस को जो हर बार रिपीटेड हुआ है। ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए 2025 के, जो आप लोगों के मई में सेकंड वीक या फिर फर्स्ट वीक में ही आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए आप लोग तैयारी अभी से ही जारी रखिए ताकि अच्छे से अच्छे अंक आप लोग को प्राप्त हो। इसलिए इस वीडियो को देखिए और सारे प्रश्नों को रट लीजिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा इतना सभी, क्योंकि आप लोग अगर स्किप कर लेते हैं तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा है। मैं बीच बीच में बताते रहूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कि ये छपेगा ही छपेगा, वायरल है। वो सारे प्रश्नों को भी मैं बताते जाऊँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र प्रत्येक आय के शीर्षक से मध्य बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलकर बनाया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि चित्रों में से कौन सा चित्र, यह जो दिया हुआ है आवृत्ति वक्र, आवृत्ति चित्र, आवृत्ति बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। यह जो दिया हुआ ऑप्शन 4, इनमें से कौन शीर्षक के मध्य बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाकर बनाया जाता है। बताना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। फटाफट उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताते जाइए ताकि आप लोगों को याद हो जाए प्रश्नों को और उत्तर को। बताइए उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट किया वो सही करेक्ट किए हैं। आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, एक सारणी के प्रमुख अंग निम्न में से कौन है। एक सारणी के प्रमुख अंग निम्न में से कौन है। क्या वो अंग स्रोत है या फिर सारणी संख्या या फिर शीर्षक या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा उत्तर सही होगा बताइए। सारणी संख्या, स्रोत, शीर्षक, क्या सही होगा बताइए फटाफट उत्तर को। क्वेश्चन नंबर 2 का तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सारणी संख्या, स्रोत, शीर्षक सभी होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 2 का। उसके बाद देखिए, किसी सारणी का अंतिम अंक क्या कहलाता है। ये मोस्ट वायरल रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे मोस्ट वायरल बना के रख लीजिएगा, स्टार करके रख लीजिए ताकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए किसी सारणी का अंतिम अंक क्या कहलाता है, हर बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। क्या पता 2025 में इस साल भी रिपीट हो जाए। किसी सारणी का अंतिम अंक क्या कहलाता है बताइए। क्या सारणी संख्या या फिर टिप्पणी या फिर शीर्षक या फिर सप्तम शीर्षक क्या कहलाता है बताइए फटाफट। ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा सही होगा फटाफट बताइए। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट किया वो सही है। ऑप्शन नंबर बी टिप्पणी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से कौन सी मद सांख्यिकी अध्ययन की एक अवस्था को प्रकट करती है। निम्नलिखित में से कौन सी मद सांख्यिकी अध्ययन की एक अवस्था को प्रकट करती है। क्या वो प्रकट करती है आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का संकलन या फिर उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा सही होगा। कौन सी मद सांख्यिकी अध्ययन की एक अवस्था को प्रकट करती है। आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का संकलन या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा सही होगा फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर कौन सा होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तुतिकरण, संकलन और विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण, संकलन और प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 4 का। 5 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना 1920, 1950, 1947, 1910 कब हुई है? बताइए फटाफट कौन सा उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1950 5 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल को, औसतों के सांख्यिकीय माप निम्न में से है। औसतों के सांख्यिकीय माप कौन सा है ये चारों ऑप्शन में से? बताइए। क्या वह समांतर माध्य है या फिर बहुलक या फिर माध्यिका या फिर उपरोक्त सभी? कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सही होगा? बताइए 6 का। फटाफट उत्तर को दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर को नहीं बताते हैं, क्यों नहीं बताते हैं? अगर आप लोग बताइएगा तो आप ही लोग का रिवीजन होगा अच्छी तरीके से। आप लोग जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आप लोग को फटाक से क्वेश्चन को देख के याद आ जाएगा कि इसका उत्तर ये होगा, बिना ऑप्शन देखे ही। तो इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते जाइए मेरे ना बोलने से पहले। मैं 5 सेकंड का वक्त देती हूँ, उसके अंदर ही अंदर आप लोग बताते जाइए। 5 सेकंड के अंदर ही आप लोग बताते जाइए कमेंट बॉक्स में उत्तर को। हर एक प्रश्नों का, हर एक प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैं बताती हूँ 10, 15, 20, 25, ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए क्या होगा, बताइए 6 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी, बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 6 का। 7 नंबर सवाल है, समांतर माध्य से मधु के विचलनों का योग सदैव होता है। क्या होता है? समांतर माध्य से मधु के विचलनों का योग सदैव क्या होता है? बताइए। क्या वो 0, 2 या फिर 1 अनंत? क्या होता है बताइए, फटाफट बताइए उत्तर को क्या होगा। समांतर माध्य से मधु के विचलनों का योग सदैव होता है। सदैव क्या होता है विचलनों का योग? 0 या फिर 1, 2 या फिर अनंत? क्या होता है? फटाफट उत्तर को बताइए 7 का। तो 7 का उत्तर होगा, अगर आप लोगों ने 0 किया है तो बिल्कुल सही किया है। 0 होगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य से मधु के विचलनों का योग सदैव होता है 0। उसके बाद देखिए 0 होता है, निम्नलिखित में से कौन से समांतर माध्य को मापने की अवधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समांतर माध्य को मापने की अवधि नहीं है? बताइए कौन सा अवधि नहीं है समांतर माध्य को मापने की? पद विचलन विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर कल्पित माध्य विधि या फिर कार्ल पियर्सन विधि? कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा ऑप्शन? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते जाइए अपना अपना उत्तर। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं उत्तर को लिखिएगा तो आप लोग को याद कैसे होगा? एक रिवीजन टाइप आप लोग कीजिए वीडियो में ही। और जितने भी लोग देख रहे हैं अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप लोग देखते हैं और बस चले जाते हैं, क्यों ऐसे करते हैं? अगर आप लोग नहीं मुझे आगे बढ़ने के लिए, आगे मैं वीडियो बनाऊं उसके लिए आप लोग अगर लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों से के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो नहीं, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, उसके बाद अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। अगर आप लोग अगर किसी को शेयर नहीं कीजिएगा तो कम से कम आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक ही तो लाइक चाहिए हर एक वीडियो में, तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं।
जितने लोग देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कौन सी समांतर माध्य को मापने की विधि नहीं है। क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल पियर्सन विधि। कार्ल पियर्सन विधि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 8 का। 9 नंबर सवाल देखिए, केंद्र प्रवृत्ति का वह मान जो वितरण को दो समान भागों में बांटता है वह है, क्या वह है गुणात्मक माध्य, समांतर माध्य, या फिर माध्यिका, या फिर बहुलक। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, मैं हर बार बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आप लोगों को ही याद हो जाए सारे के सारे प्रश्न। केंद्र प्रवृत्ति का वह मान जो वितरण को दो समान भागों में बांटता है वह है गुणात्मक माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका, या फिर बहुलक। क्या है बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माध्यिका। 10 नंबर सवाल देखिए, माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है। माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, या फिर ए तथा बी, मतलब अवरोही क्रम और आरोही क्रम दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? फटाफट बताइए। माध्यिका लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। माध्यिका यहाँ पर होगा। माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा दोनों में, अवरोही और आरोही क्रम में दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल को, संख्या 2, 3, 5, 4, 6 का माध्यिका क्या होगा? संख्या 2, 3, 5, 4, 6 का माध्यिका क्या होगा बताइए, हल करके बताइए आप लोग। माध्यिका क्या होगा 2, 3, 4, 6 का? 2, 3, 5, 4, 6 का माध्यिका क्या होगा? हल कीजिए फटाफट, 5 सेकंड का वक्त मिलता है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट किया वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर, चतुर्थक वे माप है जो आंकड़ों को डैश बराबर भागों में बांटता है। चतुर्थक वे माप है जो आंकड़ों को डैश बराबर भागों में बांटता है। जो आंकड़ों को कौन से बराबर भागों में बांटता है? क्या वो 3, 4, 1, 2 कौन से भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है बताइए। 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फटाफट बताइए। चतुर्थक वे माप है जो आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, उच्च चतुर्थक किसे कहा जाता है? उच्च चतुर्थक किसे कहा जाता है फटाफट बताइए। उच्च चतुर्थक किसे कहा जाता है? चतुर्थक को, तृतीय चतुर्थक को, द्वितीय चतुर्थक को, प्रथम चतुर्थक को किसे कहा जाता है फटाफट बताइए। उच्च चतुर्थक किसे कहा जाता है? सवाल है उच्च चतुर्थक किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा तृतीय चतुर्थक को कहा जाता है उच्च चतुर्थक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर सवाल है, माध्यिका निम्न में से संबंधित होता है। माध्यिका निम्न में से संबंधित होता है। माध्यिका इनमें से कौन से संबंधित होता है बताइए। क्या वो प्रथम चतुर्थक से, द्वितीय चतुर्थक से, तृतीय चतुर्थक से, चतुर्थ चतुर्थक से? कौन से
माध्यिका से संबंधित होता है। ये ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताइए। माध्यिका निम्न में से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो होता है द्वितीयक चतुर्थक से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल को, बहुलक किसी श्रृंखला के उस मूल्य को कहते हैं जो श्रृंखला में डैश बार आता है। बहुलक किसी श्रृंखला के उस मूल्य को कहते हैं जो श्रृंखला में डैश बार आता है। कितने बार आता है? अनंत बार, सबसे कम बार आता है, या फिर शून्य बार आता है, या फिर सबसे अधिक बार आता है। क्या होगा डैश में, क्या भरने से सही होगा? या बहुलक किसी श्रृंखला के उस मूल्य को कहते हैं जो श्रृंखला को डैश बार आता है। जो श्रृंखला में डैश बार आता है, क्या आता है, कितने बार आता है बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन दिया, उनमें से कौन सा सही होगा? 15 का उत्तर बताइए फटाफट। 5 सेकंड का वक्त दिया रहता है आप लोगों को। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी सबसे अधिक बार आता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 16 नंबर सवाल को, संख्या 10, 25, 50, 70 तथा 80 का विस्तार क्या होगा? संख्या 10, 25, 50, 70 तथा 80 का विस्तार क्या होगा? क्या 50 होगा उसका विस्तार, या फिर 10, या फिर 70, या फिर 60? क्या होगा विस्तार? फटाफट बताइए। 16 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो उत्तर हो जाएगा 70। विस्तार क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पारस गुणांक, पारस नहीं होगा, परास होगा। ठीक है, परास टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। परास गुणांक ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? परास गुणांक ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा? L माइनस एस, L प्लस एस, या फिर L प्लस एस बटा L माइनस एस, या फिर ऑप्शन नंबर डी L माइनस एस बटा L प्लस एस। कौन सा उत्तर सही होगा? परास गुणांक ज्ञात करने का सही सूत्र। फटाफट ऑप्शन को देख के सही से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। क्या होगा उत्तर? L माइनस एस बटा L प्लस एस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। परास गुणांक ज्ञात करने का सही सूत्र L माइनस एस बटा L प्लस एस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर सवाल देखिए क्या है दोस्तों। चतुर्थक विचलन के गुणांक की गणना के लिए सूत्र है। चतुर्थक विचलन के गुणांक की गणना के लिए सूत्र कौन सा है? Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1, या फिर ऑप्शन नंबर बी Q3 प्लस Q1 बटा 4। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है Q1 माइनस QZ बटा 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी है Q2 प्लस Q1 बटा Q2 माइनस Q1। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? चतुर्थक विचलन के गुणांक की गणना के लिए सही सूत्र। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो सही कौन सा होगा दोस्तों? सही हो जाएगा Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर 7 है, 19 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र किसने और कब विकसित किया था? ये वायरल और इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के 2025 में पूछा जाएगा। इसे भी इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क दे के और याद कीजिएगा, 2025 में पूछा जाएगा। इसीलिए देखिए लॉरेंज वक्र किसने और कब विकसित किया था? किसने और कब लॉरेंज वक्र विकसित किया था बताइए। क्या प्रोफेसर 1905 में, या फिर एडम स्मिथ ने,
1912 ईस्वी में, या फिर मैक्स लॉरेंज 1905 ईस्वी में, या फिर कार्ल पियर्सन 1906 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन सही होगा 19 का? फटाफट उत्तर को बताइए, कौन सा उत्तर सही होगा फटाफट। लॉरेंज वक्र किसने और कब विकसित किया था? तो किसने और कब किया था? मैक्स लॉरेंज ने 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसे सहसंबंध को क्या कहते हैं? जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसे सहसंबंध को क्या कहते हैं? बताइए। क्या उसे ऋणात्मक या फिर धनात्मक या फिर कोई सहसंबंध नहीं होता है या फिर उपरोक्त सभी? क्या सही होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा सही होगा ऑप्शन? 5 सेकंड का वक्त दिया रहता है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को भी नहीं प्रेस किए हैं तो फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को वीडियो को नहीं लाइक किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। उसके बाद देखिए उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद।